एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड -21 आरआई फैन मेड का एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे चारों वेनरेबल ने अपने रेड लोटस की विल को घेर लिया था और अटैक भी कर दिया था। रेड लोटस यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशान भी हो गया था, क्योंकि भाई फेंगयुआन का अटैक, जाइंट सन का अटैक, साथ में स्टार कैंसिलेशन और जेनेसिस लोटस भी थे, सबका अटैक था। और यहाँ पे रेड लोटस ने भी आखिरी में एक खतरनाक अटैक करा था कि कुछ कार्मिक टाइज नाम से कोई खतरनाक अटैक था, पता नहीं कोई कर्मापात जैसा लग रहा था, कुछ कुछ नया ही लग रहा था वैसे टाइप का। रेड लोटस ने अपना हैंड वेव करा और ये सब चलाया था लास्ट एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। इंस्टेंटली जाइंट सन का फेस यहाँ पे पेल हो गया। जाइंट सन कहता है, क्या कर्मा टाइज? कर्मा? एक इल्यूजनरी डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से ब्लड चेन से बाहर निकली और साथ ही दूसरी साइड से आवाजें सुनाई देने लग गई। डीमन, डीमन, मिसोजिनिस्ट, वुमेनाइजर और ज्यादा चेंज उस इल्यूजनरी डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से निकली और जायंट्स सन इमॉर्टल वेनेबल के गोल्डन पिलर को एकदम से बाइंड कर लिया। वो इतनी टाइटली एकदम भाई पकड़ लिया, जायंट सन की लग भी उसमें क्रैक होने लग गई। जायंट सन कहता है, ये क्या? जायंट सन ने अपने लक पाथ मेथड से चेंज को काउंटर करा। जायंट सन कहता है, सोचा नहीं था कि रेड लोटस ने दाव ऑफ कर्मा रिसर्च किया होगा। जायंट सन शॉक्ड था, क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ उसने ये किया है। कर्मा कोई सिंपल पाथ नहीं था, यह हर चीज का सम और टोटल, एक तरीके से टोटलिटी था। टोटलिटी यही लिखा है इसमें। फेड के वेब्स काफी हद तक दाव ऑफ कर्मा से लिंक्ड थे। जायंट सन ने रीड करके एक रिविलेशन पाई थी। फेड को हेवनली दाव ओबे करना पड़ता है। हेवनली दाव के ऑर्डर्स पर वो वर्ल्ड में बैलेंस और ऑर्डर मेंटेन करता है। लेकिन हेवनली दाव एक ऐसी दुनिया नहीं चाहता जहां माइंडलेस बीइंग्स बिना ड्राइव, पर्पस या एम्बिशंस के बस एग्जिस्ट करें। इसलिए रेंजू और उसके टाइम के गो वर्ल्ड के इनहेबिटेंट्स को आज के सिस्टम का प्रोटोटाइप कहा जा सकता है, जिसमें फेट कंट्रोल में है। बेसिकली हेवनली दाव कंट्रोल्ड फ्रीडम चाहता है, मतलब बीइंग्स अपनी चॉइस करने के लिए फ्री हैं, लेकिन फेट उन चॉइसेस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे अगर एक आदमी फूड ए और फूड बी के बीच चूज करे, चॉइस उसकी है, लेकिन ऑप्शंस फेट नहीं प्रेजेंट करे हैं। फेट के केयरफुली विवन प्लान्स इंश्योर करते हैं कि अगर किसी को चूज करना है तो सिर्फ ऑप्शन ए या बी हो। फेट इंश्योर करता है कि किसी के पास भी ऑप्शन सी डी ई एग्जिस्ट नहीं करे, सिर्फ फेट का बनाया हुआ ए या बी हो। ये करने के लिए फेट दाव ऑफ कर्मा यूज करता है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर कोई ऑप्शन ए चूज करता है तो वो काउंटलेस और चॉइसेस तक लीड कर सकता है, मतलब काउंटलेस चॉइसेस और लीड कर सकता है, चीज़ें लीड कर सकता है, जितना मतलब कितना चाहे, जितना फेट कैलकुलेट करता उतने में ही रहेगा वो। दाव ऑफ कर्मा यूज करके फेट इन लाइंस को फाइनल आउटकम तक ट्रेस कर सकता है। और जाइंट सन भी कुछ हद तक वहां तक पहुंच गया था। उसने डेवलप किया था ऑल लिविंग बीइंग्स लक, हेवन एंड अर्थ लक और सेल्फ लक। इन चेन को वो और इम्प्रूव करने के लिए उसने ब्लड पाथ बनाया था और बहुत सारे डिसेंडेंट क्रिएट करे थे। ये कर्मा का सबसे डायरेक्ट फॉर्म था, डिसेंडेंट्स। यानी अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँगा तो मैं समझ ना आया हो, तो ये कहना चाह रहा है कि ना फेट यहाँ पे दो ही ऑप्शन रखता है, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। जैसे मैंने तुमसे बोला, क्या तुम्हें टट्टी खाना छोड़ दिया? तो तुम बोलोगे हाँ, तो मतलब तुम पहले टट्टी खाते थे। और अगर तुमने बोल दिया नहीं, तो मतलब तुम अभी भी टट्टी खा रहे हो। तो फेट तो तुम्हें टट्टी खिला ही रहा है ना, चाहे तुम इसमें कुछ भी चूज करो, है ना। और अगर मान लो तुम ये बोल दोगे कि मैंने टट्टी खाना छोड़ दिया, तो भाई तो फेट उन उन चीज़ों में ना चॉइसेस ढूंढेगा कि अच्छा, तो ये डिफरेंट टाइप की टट्टी हुआ करती थी, कि ये सूखी, ये गीली, ये बहुत टाइम पहले की, ये सारी टाइप की टट्टी की तुम कौन सी खाते थे। ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम चूज कर सकते हो, लेकिन तुम खा तो टट्टी रहे हो क्योंकि फेट ने बोला है, ऑफ कोर्स। तो ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल चूज करवा रहा था, मतलब फेट तुम्हें कंट्रोल करता है बेसिकली। और जो उसकी लाइंस होती हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी में भी, जो सब चॉइसेस होती हैं, वो सब चॉइसेस को भी फेट के अंडर आती हैं वो सब, क्योंकि एंड में जाके तो एक ही पॉइंट है ना, यस और नो। चाहे तुम कुछ भी खाओ, चाहे सूखी टट्टी खाओ, गीली टट्टी खाओ या कैसी भी टट्टी खाओ, खा तो टट्टी ही रहे हो, तो तुमने यस चूज करा है। तो मीन्स यही है कि एंड में जाके वो सारी टट्टियां एक में मिल रही हैं यस पर, कि तुम खाते तो टट्टी ही हो। तो इसलिए चाहे तुम कुछ करो, उसके नीचे तुम्हारी चॉइसेस हैं, लेकिन सबसे ऊपर एक सुप्रीम चॉइस है, वो यस वाली। और यस कौन कंट्रोल कर रहा है? वो फेट कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यस और नो उसने ही रखा है। और अगर वो चाहे तो खाओगे तो तुम टट्टी, चाहे छोड़ो या खाओ, कुछ भी करो। तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा था।
फेट एब्सोल्यूट कंट्रोल रखता है और उन सब चॉइसेस के ऊपर भी लक बस उसे और अच्छा कर सकता है। जैसे अगर मान लो कि तुम फ्रेश टट्टी खाना चाहो तो लक तुम यूज़ कर सकते हो जिससे तुम्हें फ्रेश टट्टी मिलेगी। इससे तुम फ्रेश खा सकते हो। तो ये लक कंट्रोल करता है। जैसे जायंट सन ने कहा था ना, ऑल लिविंग बीइंग्स लक, हेवेंस एंड अर्थ लक और सेल्फ लक। ये उसी टाइप का था कि जो उन सब चॉइसेस थी उनको ये इम्प्रूव कर देता था, जिससे तुम्हारा जो लक होता था वो अच्छा हो जाता था। तुम्हें मतलब ज़्यादा बेनिफिट होता था दूसरों के मुकाबले। वो बेकार टट्टी खा रहे थे, तुम अच्छी टट्टी, है ना? इसलिए। आगे देखते हैं। इन चेन्स को वो इम्प्रूव करने के लिए उसने ब्लड पाथ भी बनाया था, ताकि ब्लड पाथ से डिसेंडेंट्स को बनाओ, डिसेंडेंट का यूज़ करके वो डायरेक्ट मतलब एक तरीके से इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि कर्मा का सबसे डायरेक्ट फॉर्म था डिसेंडेंट्स। उसका मतलब उनका हर एक्शन चाहे गुड हो या बैड, थोड़ा बहुत जायंट्स एंड वेनेबल से लिंक होता था। जायंट सन दाव ऑफ कर्मा को और डीपली स्टडी करना चाहता था। लेकिन पहले 3 फिर 4 फिर 5 वेरिएबल की वॉर की वजह से उसके पास टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब रेड लोटस ने दाव ऑफ कर्मा का एक पार्ट दिखाया। जैनसन कहता है मैं इस टाइम को इस कलर मूव को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ट्रैप्ड होने के एक्ट करके मैं दाव ऑफ कर्मा की इनसाइट को गेन करूंगा, जो कि जस्ट अभी रेड लोटस ने मुझे दिखाई है। जैनसन इस बात को फोकस भी कर रहा था। जैनसन स्ट्रगल करने का ड्रामा करने लग गया, लेकिन रियलिटी में वो रेड लोटस के किलर मूव से दाव ऑफ कर्मा डीपली रिड्यूस कर रहा था। जेनेसिस लोटस कहता है जेनेसिस लोटस ने कोल्ड तरीके से देखा। उसे पता था जायंट सन एक अननोन पाथ के किलर मूव में इतना बैडली अफेक्ट नहीं होगा, यानी वो बस यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। स्पेशली जब वो सिर्फ रैंक 8 किलर मूव था, पावरफुल था पर इतना भी नहीं भाई कि एक वेनेबल उसमें ऐसे मतलब घुस जाए। जेनेसिस लोटस कहता है मुझे पता था ये वेनेबल ट्रस्टवर्दी नहीं है। जेनेसिस लोटस आगे कहता है जायंट सन भी ग्रीड में फंस गया, फेंगयुआन की तो बात ही क्या है। जेनेसिस लोटस ने अपना पेंटिंग वर्ल्ड निकाला, इमॉर्टल किलर मूव, वर्ल्ड सप्रेशन। सडनली पेंटिंग वर्ल्ड ने रेड लोटस पर प्रेशर एकदम से भाई डालना शुरू कर दिया। रेड लोटस कहता है अच्छा। रेड लोटस ने ऊपर देखा, उसने एक ह्यूज स्पेयर देखा जो कि मिनिएचर क्लाउड ट्रीज और लोगों से फिल्ड था, और उसकी फोर्स की वजह से रेड लोटस के लिए मूव करना डिफिकल्ट हो गया था। अपना जेनेसिस लोटस कहता है गो फेंगयुआन पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर स्टोर मास और इमोशन की वजह से ये वेट डाउन है। फेंगयुआन ने देखा कि रेड लोटस की विल ग्राउंड पर एकदम भाई दबी जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, और जेनेसिस लोटस ने भी बोला है जाओ फेंगयुआन तुम भी करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो डेज लग रहा था। फेंगयुआन कहता है वेरी वेल ठीक है। फेंगयुआन ने भी अभी फिंगर को फॉरवर्ड करा और कहा इमॉर्टल किलर मूव द साइकिल ऑफ लाइफ कंटिन्यूज। एक जाइंट क्लॉक रेड लोटस डीमन वेनेबल के सामने अपीयर हुई। क्लॉक ग्रैंड और मिथिकल थी। उसके फेस के अराउंड गैलेक्सीज और प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे थे। पहले क्लॉक नॉर्मल टाइम स्पीड से टिक कर रही थी, लेकिन फेंगयुआ ने फिंगर को वेव करा। सेकंड हैंड एकदम से मतलब कुछ ही मतलब सेकंड में ये बहुत तेज एकदम स्पिन होने लग गई। फिर मिनट, फिर हार। जेनेसिस लोटस कहता है कुछ नहीं हो रहा क्या, तुम्हारा ये मूव क्या कर रहा है, बस स्पिन करे जा रहा है। जेनेसिस लोटस थोड़ा सा परेशान हो गया। फेंगयुआन कहता बस थोड़ा सा वेट करो। जल्दी डेट और विंडो भी स्पिन होने लग गए, डस्ट एक्यूमुलेट होने लग गई, फिर यहाँ पे मंथ भी चेंज होने लग गए, और कोल्ड मतलब कोल्डनेस और गर्माहट, फिर कोल्ड फिर गर्माहट मतलब सर्दी विंटर ये सब भी आने लग गए। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते गए फाइनली ईयर भी रैपिडली मूव होने लग गए। डस्ट और ज़्यादा बढ़ने लग गए। ईयर 10 साल 100 साल और 1000 साल भी बीतने लग गए। रेड लोटस के अराउंड ग्राउंड स्लोली यहाँ पे डस्ट में कन्वर्ट होने लग गया। हालांकि रॉक काफ़ी रेसिस्टेंट था, क्योंकि 10,000 ईयर तक वो सह सकता है। रेड लोटस की विल इतना थोड़ी ना सह पाएगी, वो तो अभी भी स्ट्रांग खड़ी थी, लेकिन जैसे तैसे। रेड लोटस कहता है क्या, सॉरी रेड लोटस कह रहा हूँ, जेनेसिस लोटस कहता है 10,000 हो गए, 10,000 साल हो गए, 10,000 साल हो गए, लेकिन अभी भी पहले जैसा ही लग रहा है। रेड लोटस तो अभी भी टिका हुआ है। जेनेसिस लोटस के डाउट था कि फेंगयुआन का किलर मूव सच में काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि इतना तो उससे समझ आ रहा था कि हाँ भाई टाइम तो बहुत स्पीड से बीत रहा है उस जगह का जहाँ पे वो क्लॉक है, लेकिन ये जो विल है रेड लोटस की ये तो अभी भी बनी हुई है, ये तो मतलब टाइम के साथ ढल नहीं रही है। फेंगयुआन कहता है कोई ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट डालो, खुद देख लो कि मेरा मूव काम कर रहा है कि नहीं। जेनेसिस लोटस ने यहाँ पे सस्पेशली फेंगयुआन को देखा, फिर एक डेसोलेट बीस्ट की कॉप्स को वहाँ पे थ्रो कर दिया, और कुछ सेकंड में ही जो कॉप्स थी वहाँ पे एशेस बन गई। तुम समझ रहे हो ना, इतने साल बीत गए कि उसकी हड्डियां वड्डियां सब गायब हो गई, क्योंकि गल चुकी थी, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया ना। जेनेसिस लोटस कहता है ओके फिर तो पर कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रहा है। फेंगयुआन मतलब वो कहता है हाँ बात तो सही है, इसकी विल लगभग मिलियंस ईयर से एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है इसके पास विल्स का बड़ा सा स्टॉक पाइल हो। जेनेसिस लोटस कहता है तो कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करते क्या, कोई दूसरा यूज कर लो। फेंगयुआन कहता है तुम्हारे पास विल्स अटैक करने का बेटर तरीका है ना, हमारे विजडम पाथ वेनेबल एंटरनल नाइट स्वॉर्ड के एंडलेस बोम्बरमेंट को ब्लॉक करने में बिजी है, तो हमारी विजडम पाथ वाली तो आ नहीं सकती, तुम ही कुछ कर लो। दूसरे वेनेबल किसी न्यू पाथ में फंसे हुए हैं, यानी अपने जाइंट सन। अब हम सिर्फ दो ही बचे हैं जो विल्स डील करने में स्पेशलाइज नहीं करते, तो क्या करें, बैठे और बस अटैक करें, तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो वो यूज़ कर लो।
जेनेसिस और लोटस ने फिंगर उठाया लेकिन फेंगयुआन की लॉजिक को काउंटर नहीं कर पाया। दोनों वेनेबल बस क्लॉक को देखने लग गए। दूसरी तरफ यहाँ पे फाइनल सीक्रेट चैम्बर में सीन शिफ्ट होता है, यानी स्टोन कॉन्टिनेंट के अंदर फाइनल सीक्रेट चैम्बर। एक पिटेटाइट पिटेटाइट पैटेटाइट कुछ भी, अरे यार बस एक एक सुंदर लड़की जो कि बहुत सुंदर है, जिसकी हाइट छोटी है, वो यहाँ पे थी। एक स्टोन टेबल के ऊपर अकेली बैठी थी। टी यहाँ पे एकदम ठंडी हो चुकी थी, लेकिन वो बिना मूव किए एकदम स्टार्स को देख रही थी, एकदम स्टेयर करे जा रही थी। वो थी ज़ाओ लियान्युन। वो आज के इवेंट से कम्प्लीटली एकदम डेज थी। पहले वो अपने लवर से मिलने के लिए टॉप तक चढ़ी थी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। फिर रेड लोटस ने लव गू का ट्रुथ रिवील कर दिया, जिस पर वो अब तक डिपेंड कर रही थी। अब उसकी लास्ट होप रेड लोटस का प्लान था। ज़ाओ लियन कहती है, क्या ये सच में हमारी डेस्टिनी है? उसने अपने हाथ में गू को देखा। उसे रैंक लाइन का ऑरा रिलीज हो रहा था। सडनली सेंटर कफिन पल्स और ग्लो करने लग गया, यानी उसके अंदर मतलब चीजें आने लग गई, ऐसा लग रहा कोई जिंदा हो रहा है उसके अंदर। जाओलियन क्विकली एकदम से खड़ी हुई। जाओलियन कहती है, क्या टाइम आ गया? क्या टाइम आ गया? फ्लोर से कनेक्टेड ट्यूब से रेड लिक्विड एक्सट्रैक्ट हुआ। फेंग जेंग और फेंग शियांग से गोल्डन लिक्विड निकला। दोनों लिक्विड, यानी यहाँ पे एक रेड लिक्विड और साथ में गोल्डन लिक्विड, दोनों आपस में निकले और दोनों लिक्विड कफिन में मर्ज होने लगे, जो कफिन था। एक ब्लू स्क्रीन जाओलियन के सामने फ्लैश हुई और यहाँ पे लिख के आ रहा था, रेविटिलाइजेशन प्रोग्रेस 10, 11 और 12%, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही थी। पता नहीं कैसी है रेविटिलाइजेशन प्रोग्रेस, कुछ कहते होंगे इसको। नंबर स्लोली बस इंक्रीज हो रहे थे। जाओ लियान ने एक अजीब सा लुक दिया और कहा, ये सही में काम कर रहा है और कोई वे नहीं है, फॉरगिव मी, लेकिन मेरे को यही करना पड़ेगा। और टाइम गुजरता गया। रेड लोटस के अराउंड डस्ट और बढ़ती गई और करीबन यहाँ पे अब उसकी विल को 1 लाख साल, 2 लाख साल, 3 लाख साल होने लग गए। फेंगजुआन और जेनेसिस लोटस वेट कर रहे थे। तब फेंगजुआन बोला, एक्ट बंद कर सकते हो। जेनेसिस लोटस कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझसे कह रहे हो? फेंगजुआन कहता है, हाँ। फेंगयुआन ने पावरफुल टाइम पाथ ऑरा के साथ अटैक करा। फेंगयुआन कहता है, डे ब्रेक टरंट। इतनी क्लोज रेंज पर जेनेसिस लोटस डेफिनेटली बैडली हर्ट होता, शायद मर भी जाता। लेकिन उसी मोमेंट पिच ब्लैक स्वॉर्ड और स्टार का एक स्टॉर्म जेनेसिस लोटस के अराउंड आया और उन्होंने डे ब्रेक टरंट को ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ जैंटसन शॉक्ड हो गया। वो किलर मूव से इमीडिएटली ब्रेक फ्री होने की कोशिश करने लग गया, लेकिन मूव की स्टंट सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। जैंटसन कहता है, ये ट्रैप है। वो चिल्लाते हुए कहा, डेज्ड। रेड लोटस इंस्टेंटली नॉर्मल हो गया और स्टार कंस्टेलेशन और जेनेसिस लोटस के साथ ज्वाइन कर लिया। जेनेसिस लोटस सरप्राइज था। जेनेसिस लोटस कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये हमारे साथ मिला हुआ है? डेथ के क्लोज आने के बाद भी वो जानता था कि उनका रेड लोटस के साथ प्लान सिर्फ स्टार कंस्टेलेशन के थ्रू था। फेंगयुआन ने बस एक अजीब सा लुक लिया। एक्चुअली फेंगयुआन को पहली मीटिंग से ही पता था कि ये तीनों साथ में हैं, यानी रेड लोटस और अपना यहाँ पे जेनेसिस लोटस और साथ में अपनी स्टार कंस्टेलेशन। उसने रेड लोटस के हिडन मैसेज को डिड्यूस कर लिया था। 3 paces, fourth once I started. Am I regretting helping humanity since primordial times? फेंगयुआन कहता है, मानना पड़ेगा काफी क्लेवर था। ये मैसेज एक बार दोबारा पढ़ूं मैं? 3 faces, fourth I once started. Am I regretting helping humanity since primordial times? ठीक है। फेंगयुआन आगे कहता है, मानना पड़ेगा काफी काफी क्लेवर था। अगर मैसेज पोयम के अलावा किसी और चीज में होता तो शायद मैं नहीं समझ पाता, लेकिन ली शाओबाई की वजह से मैं इस मैसेज को डिकोड कर पाया था, क्योंकि उसका जो क्लोन है ना, ली शाओबाई, अगर तुम्हें याद नहीं है तो ली शाओबाई भाई कुछ ज्यादा ही पोयम में घुस चुका था। उसका क्लोन इसी पाथ में था, मतलब ये जो पोयम वाली चीजें होती हैं। ली शाओबाई को अभी तक प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन का इन्फॉर्मेशन पाथ ट्रू मीनिंग नहीं मिला था, लेकिन उसने पोयम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करे थे। फेंगयुआन कहता है, स्टार्टिंग से नंबर 3 ने मुझे अलर्ट कर दिया था। मैंने पोयम को कोडेड मैसेज वाली इनहेरिटेंस निकाली। वहाँ से पता चला कि हर 3 वर्ड मिलकर लिखता है, आई एम हेल्पिंग प्रीमोडल। रेड लोटस ने सीक्रेटली स्टार कंस्टेलेशन को बता दिया था कि वो किसको हेल्प कर रहा है। ऑब्वियसली ये फेंगयुआन को मिसलीड करने के लिए भी हो सकता था, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन से उसकी फाइट मिली। फेंगयुआन कहता है, उसने स्टार कंस्टेलेशन को डायरेक्टली काउंटर करा, लेकिन ओवर पावर करने के लिए नहीं, बस उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और स्टार कंस्टेलेशन फिर भी उसे एनर्जी देती रही। साथ ही जायंट सन को ओवर पावर करने के बजाय उसने उसकी क्यूरोसिटी यूज़ करके उसे साइड में कर दिया और मुझे और जेनेसिस को साथ छोड़ दिया। उस मोमेंट फेंगयुआन का सस्पिशियस कंफर्म हो गया। रेड लोटस ने क्लैप करा। रेड लोटस कहता है, इंप्रेसिव, मुझे नहीं पता था तुम्हें सच में पता था या तुम बस यहाँ पे पैरानॉइड थे, लेकिन तुम्हारी ब्रिलियंस को अप्रिशिएट करता हूँ। और पैरानॉइड मतलब होता है कि दुनिया में मतलब हर कोई उन्हें मारना चाह रहा है, ऐसा लगता है। फॉर फेंगयुआन को पैरानॉइड इसलिए कह रहा है क्योंकि फेंगयुआन इतना अलर्ट रहता है। फेंगयुआन को लगता है अगर वो अलर्ट नहीं रहा तो कोई भी उसे मार सकता है, तो वो पैरानॉइड इस एक तरीके से कह सकते हैं।
फेंगयुआन कहता है थैंक यू, अब मर जाओ तुम रेड लोटस से। दूसरी तरफ सीक्रेट चैम्बर में दोबारा से सीन शिफ्ट हुआ, बॉडी रिकंस्ट्रक्शन 100% हो चुका था और यहाँ पे बिगिनिंग प्रोविडेंस शिप ऑन 1 2 3 ये भी होने लग गया था। बैटलफील्ड पर फेंगयुआन का स्टार कंस्टेलेशन जेनेसिस लोटस और रेड लोटस ने सराउंड कर लिया था। यानी फेंगयुआन को यहाँ पे 3 वेरिएबल ने सराउंड कर रखा है, जेनेसिस ने, अपने स्टार कंस्टेलेशन ने और रेड लोटस ने। और यहाँ पे जायंटसन जायंटसन अभी साइड में ही बिजी है, उसे नहीं पता ना। फेंगयुआन यहाँ पे हेवन डिस्पोसेस किलर मूव में था, धार्मिक व्हील के अंडर टाइम की पावर थी, रिवर ऑफ टाइम के अंदर वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल था। रेड लोटस कहता है फेंगयुआन तुम्हें सच में लगा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं होऊंगा इस चीज़ के लिए। रेड लोटस ने टाइम गू आगे किया और यूज़ करा इमॉर्टल किलर मूव आउट ऑफ टाइम। मुझे लग रहा है ना यहाँ पे जाओलियन को ना पागल बनाया जा रहा है और जो माँ होंगी उनकी बॉडी है उसके अंदर किसी वेनरेबल को रिवाइव करा जाएगा या तो खुद यहाँ पे रेड लोटस ही रिवाइव हो जाएगा। मतलब प्रीमोडल या रेड लोटस इन दोनों में से कोई रिवाइव हो सकता है, तो हो सकता है कि रेड लोटस अपने आप को रिवाइव कर रहा हो और माँ होंगी उनकी बॉडी या सोल इसलिए यूज़ कर रहा हो ताकि उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली वो वाला फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू वाला मिल जाए उसकी बॉडी के अंदर, उसका लक बहुत खतरनाक हो जाए एक तरीके से, क्योंकि उसको खुद भी कर्मा पाथ तो आता ही है रेड लोटस को, और फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो भी होगा उसके पास माँ होंगी उनका, तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी। एक तरीके से ये सब हो रहा है और वो शायद फेंगयुआन को काउंटर भी कर सके, फेंगयुआन को इनडायरेक्टली काउंटर भी कर सके, इसलिए फेंगजेंग और फेंग शियांग जो भी नाम था, मतलब फेंगजेंग का जो बच्चा था जो फेंगयुआन के इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर था जो गायब होकर यहाँ पे आ चुका था, उस बच्चे का दोनों का ब्लड यूज़ हो रहा है ताकि फेंगजेंग और फेंगजेंग के बच्चे दोनों काउंटर है ना शायद फेंगयुआन का या फेंगजेंग का, मतलब एक तरीके से फेंगयुआन का काउंटर फेंगजेंग है और मतलब फेंगजेंग का जो बच्चा था वो फेंगजेंग का काउंटर था, तो एक तरीके से एक दूसरे को ये लोग काउंटर कर देते ना, उन दोनों का ब्लड भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यानी एक तरीके से जेनेसिस लोटस शायद कुछ ऐसा बनाना चाह रहा था जिससे वो हर किसी से एकदम अलग हो, हर किसी को काउंटर कर पाए, फेंगयुआन से भी कोई दिक्कत ना हो और फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को भी उसके पास हो क्योंकि उसकी सोल है। तो मतलब कुछ भयंकर ही बना रहा था अपनी बॉडी को और खुद तो वो वेनरेबल था ही। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ वो बनाने में प्रिपेयर कर रहा है और ज़ाओलियन का यहाँ पे दोबारा से कटने वाला है और लव की तो ऐसी की तैसी तो हो ही चुकी है। लगता है, लेकिन क्या पता कुछ अलग भी हो जाए। अब आगे देखते हैं इमॉर्टल किलर मूव आउट ऑफ टाइम। फेंगयुआन का व्यू एकदम से डिस्टॉर्ट होने लगा, स्पेस और टाइम उसके फेस के सामने कट होने लग गए, क्रिस्टल जैसे शटर्स पैटर्न्स फॉर्म होने लग गए, उसके अराउंड एक तरीके का सर्कल बनाने लग गए। फेंगयुआन ने आइस एकदम छोटी करी और कहा अच्छा। जैसे ही शैटरिंग स्पेयर ने उसे कंप्लीटली कवर किया वो बैकग्राउंड में फेड होने लग गया, अब स्पेयर का आउटलाइन भी नहीं दिख रहा था। फेंगयुआन कहता बस इतना ही, एक टाइम प्रिजन बनाया है। फेंगयुआन ने स्कॉफ किया, उसके स्कॉफ का आंसर एक पिच ब्लैक ब्लेड था जो उसकी तरफ रैपिडली आ रहा था। फेंगयुआन ने ब्लेड को अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच कैच करा और एक थॉट से उसे डस्ट में कर एकदम क्रश कर दिया, बना दिया। उसने स्वॉर्ड की डायरेक्शन में देखा, वहां रेड लोटस डीमन वेनेबल अपने हैंड्स बैक करके पीछे करके एकदम खड़ा था, लेकिन अब रेड लोटस को, मतलब रेड लोटस से कोई इल्यूजनरी फिगर नहीं लग रहा था, अब वो एकदम कंप्लीट फिजिकल बॉडी में था। फेंगयुआन कहता है ओह, इस फाइट के लिए अपनी ट्रू बॉडी ले आए। रेड लोटस ने एकदम से चकल किया और कहा एग्जैक्टली तो नहीं है। रेड लोटस ने अपनी ऑरा रिलीज करी और इस बार रैंक 9 थी। फेंगयुआन कहता है अच्छा तुमने अपना वेनेबल स्टेटस रिगेन कर लिया। फेंगयुआन इंटरेस्टेड हो गया, वो समझ गया था कि ये कोई ट्रिक या इनकम्प्लीट चीज़ नहीं है, ये जेन्युइन रैंक 9 की कल्टीवेशन थी। सडनली फेंगयुआन ने करीबन 180 टन लिया और अपने हैंड्स वेव करे और उसकी तरफ आ रही स्टारलाइट की जो कैस्केड जो भी थी उसे एकदम से एकदम स्वेट कर दिया और टच आवाज आई, एक लाउड क्लिक साउंड आई। फेंगयुआन कहता है हाँ, तो तुम कंपनी भी ले आए हो साथ में, अपने साथ लोगों को भी ले आए। फेंगयुआन ने देखा कि एक विमेन खड़ी थी जिसके लॉन्ग सिल्की हेयर थे और आईज एकदम फायर थी, वो स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल थी। फेंगयुआन ने अपनी नेक क्रैक करी और फेंगयुआन कहता है ठीक है 2v1 ईजी, लेकिन जल्दी ही उसने एक अजीब सा लुक लिया। ऊपर एक क्लोजल अर्थ चंक उसकी तरफ आ रहा था। फेंगयुआन ने अपना फिस्ट ऊपर शूट करा, फोर्स ने जाइंट मीटियोर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और फेंगयुआन कहता अच्छा जेनेसिस लोटस तुम भी। अब फेंगयुआन थोड़ा सा पजल्ड था, फेंगयुआन सोचने लग गया इन्होंने जाइंट सन को अकेला छोड़ दिया, इम्पॉसिबल, अगर टाइम स्लो भी होता तो एक्सट्रीमली रिस्की होता, लेकिन मेरे सेंसस के अकॉर्डिंग टाइम फ्लो अफेक्ट नहीं हुआ है। रेड लोटस बोला लगता है तुमने अपनी सिचुएशन नोटिस कर ली है फेंगयुआन, तुम्हारा किलर मूव द साइकिल ऑफ लाइफ कंटिन्यूस एक सिलेक्टेड एरिया का टाइम स्पीड करता था, मतलब टाइम को स्पीड अप कर देता था जहाँ पे वो घड़ी होती थी, लेकिन जो मेरा किलर मूव है आउट ऑफ टाइम विक्टिम को कंप्लीटली एकदम डिस्प्लेस कर देता है।
तुम लिटरली एक मिनी पॉकेट डायमेंशन में हो जिसका टाइम रिवर ऑफ टाइम के डाइवर्टेड फ्लो पर चल रहा है। और तुमने नोटिस किया होगा कि स्टार कंस्टेलेशन और जेनेसिस लोटस मेरे पास हमारी एक पीक स्ट्रेंथ है, मतलब हम तीनों के पास अपनी पीक स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैंने हमारे पास्ट सेल्फ्स को उनकी पीक स्टेट में प्रेजेंट पुल किया है। यानी तुम समझ जाओ, जब स्टार कंस्टेलेशन का टाइम, सॉरी दोबारा बताता हूँ, मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं ना कि जैसे स्टार कंस्टेलेशन का एक एरा था, स्टार कंस्टेलेशन सेकंड वेरिएबल थी ना, तो जो उसका एरा था, जो उस एरा में वो सबसे पावरफुल थी ना, उस टाइम की स्टेट में वो वापस आ चुकी है। साथ में जेनेसिस लोटस का जो एरा था, उस टाइम पे जो पीक में था, उस स्टेट में वो भी वापस आ चुका है। और रेड लोटस का जो एरा था, उस टाइम पे जो उसकी पीक स्टेट थी, वो भी इस टाइम पे वापस आ चुका है। यानी जो तीनों आपस में एक साथ खड़े हैं, ये तीनों अपने पीक स्टेट में खड़े हैं, अपने अपने एरा की। और ये सब मतलब आउट ऑफ टाइम की वजह से हुआ, जो कि रेड लोटस ने मूव बनाया है। फेंगयुआन का जॉ ड्रॉप हुआ। फेंगयुआन कहता है, ह्यूमैनिटी की केयर करने की इतनी बातें करते हो, लेकिन तुम खुद इसे डेंजर में डाल रहे हो। जिसके पास टाइम पाथ के अटेंडमेंट नहीं है, वो भी बता देगा कि पास्ट के साथ मैस करना ह्यूज टैबू है। तुम स्पेस और टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन वरी होने के बजाय रेड लोटस यहाँ पे हंसने लग गया। रेड लोटस कहता है, इससे वॉइड स्पेयर कहते हैं बेवकूफ। ये टाइम और स्पेयर के बाहर होने वाले प्रेशर को विदस्टैंड कर सकता है। इसके अंदर कोई भी बीइंग अपनी टाइमलाइन से सेपरेट हो जाता है। मैं टाइमलाइन और उनकी टाइमलाइन को इस स्पेयर में डाइवर्ट करके कंप्लीटली न्यू ब्रांच क्रिएट करी है, यानी मेरी बनाई हुई एक नई ब्रांच है। लेकिन जब तक हम इस स्पेयर में हैं, टेक्निकली हम एग्जिस्ट नहीं करते। ये मेन टाइमलाइन को अफेक्ट नहीं करेगा, हम किसी और जगह हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी डेथ गो वर्ल्ड में मरने से भी सबसे बुरी होगी। तुम्हारी बॉडी में टाइमलाइन, मतलब तुम्हारी जो तुम्हारी बॉडी है, इसी मेन टाइमलाइन में रह जाएगी, पर तुम्हारी जो सोल होगी फॉरएवर हर टाइम और स्पेस के बाहर लॉस्ट हो जाएगी, यानी रियल वर्ल्ड में भी तुम्हारी गायब हो जाएगी। तुम कभी भी रीइंकार्नेशन साइकिल में एंटर नहीं कर पाओगे और एक वंडरिंग घोस्ट बन के रह जाओगे। और ये सब बोलने के बाद अपना रेड लोटस यहाँ पे हंसने लग गया। वो फेंगयुआन को हॉरर और डिफीट का एक्सप्रेशन देखना चाहता था, लेकिन फेंगयुआन यहाँ पे हंसा। फेंगयुआन कहता है, अच्छा। रेड लोटस ये सब देखने के बाद कहता है, क्या डेस्पर में पागल हो गए हो क्या जो तुम हंस रहे हो? रेड लोटस को फेंगयुआन की लाउड से बैड फीलिंग आई। फेंगयुआन और तेज हंसा, हा करके। फेंगयुआन की लाउड तो और बढ़ गई भाई। रेड लोटस तो एकदम अजीब सा हो गया। वो कहता है, इस फूल को अभी साइलेंस करते हैं। इमॉर्टल किलर मूव, इंटरनल नाइट स्वॉर्ड, जो कि स्टार कंस्टेलेशन का था। इमॉर्टल किलर मूव, एंडलेस मतलब कैसेडिंग स्टार्स, ये शायद स्टार कंस्टेलेशन का है। और ये प्लैनेट बिफॉल, ये वाला जेनेसिस का है। इंटरनल नाइट स्वॉर्ड, ये तो शायद रेड लोटस का होगा ना। फिर एक एक मूव होगा तीनों का। काउंटलेस पिच ब्लैक स्वॉर्ड फ्रंट से फेंगयुआन की तरफ शूट हुए, पीछे से स्टार्स भी एकदम आ गए ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए। ऊपर से प्लेनेट साइज का अर्थ भी नीचे गिर रहा था, मतलब हर डायरेक्शन से अटैक हो रहा था। 3 रैंक 9 के किलर मूव ने फेंगयुआन के सारे एस्केप रूट सील कर दिए। फेंगयुआन कहता है, अच्छा। इमॉर्टल किलर मूव, आई एक्सीड द हेवनली दाओ। और फेंगयुआन के पीछे धार्मिक व्हील उसे अलग होकर स्काई में फ्लाई करने लग गया। उसने प्लैनेट बिफॉल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इंस्टेंटली धार्मिक व्हील 1000 मीटर हाइट तक गया और रैपिडली एक्सपेंड होके पूरे वॉइड स्पेयर को ही कवर कर गया। धार्मिक व्हील में डिफरेंट पाथ रिफ्लेक्ट हो रहे थे, हर पाथ के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग गो थे। एग्जाम्पल के लिए टाइम पाथ का एक ब्रिलियंट ब्लू डायमंड जैसा था। उसमें ईयर फ्लोइंग लाइक अ वाटर, डे मंथ ईयर स्प्रिंग ऑटम सिगाडा जैसे गो थे। इन पाथ का साइज फेंगयुआन की गो क्वांटिटी, क्वालिटी और अटेनमेंट लेवल पर डिपेंड करता था। सेंटर में हेवन पाथ था, रैंक 9 का हेवनली वेब गू का कोर गू था। सेंटर में हेवन पाथ दामा की लाइंस निकलकर काउंटलेस पाथ से कनेक्ट हो रही थी। रेड लोटस ये सब देख के शॉक्ड हो गया। वो कहता, अबे ये क्या है? लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही वो और ज्यादा हिल गया जब स्टार लाइट, ये जो आ रही थी, पीछे वाला जो अटैक आ रहा था, पिच ब्लैक स्वॉर्ड फेंगयुआन के पास जो आ रहे थे, वो फेंगयुआन से कुछ सेकंड दूरी, कुछ इंचेस दूरी, इनविजिबल फोर्स ने उन्हें रोक दिया। और रैपिडली धार्मिक व्हील में वो सब ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो गए। और फेंगयुआन हंसते हुए कहता है, ये देखो रेड लोटस। फेंगयुआन ने अपनी पाम्स को फ्लिप करा और साथ ही पूरा धार्मिक व्हील ही एक्टिवेट हो गया। ये जो धार्मिक व्हील था, धार्मिक व्हील के अंदर मीनिंग वर्ल्ड और फॉर्मेशन, एक रिदमिक, मतलब एक तरीके से राइम टाइप होता है ना, राइमिक टाइप से ना एकदम प्रोड्यूस करने लग गए, कुछ राइम निकालने लग गए। रेड लोटस का हार्ट एकदम एंशियस हो गया। रेड लोटस कहता है, ये साउंड? उसकी पल्स फास्ट हो गई, जैसे वो किसी बीस्ट की हार्ट बीट सुन रहा हो। एक ऐसा बीस्ट जिसका सिर्फ हार्ट बीट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हो। फेंगयुआन कहता है, लगता है तुमने नोटिस कर लिया है रेड लोटस। रेड लोटस ने टर्न किया, फेंगयुआन उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। रेड लोटस कहता है, तुम कैसे यहाँ पे, कैसे? नेक्स्ट मोमेंट ही फेंगयुआन के वो सामने था। फेंगयुआन कहता है, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। ये
वॉइड स्पेयर जीनियस है, स्पेस और टाइम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सिर्फ ट्रैप के लिए एक सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट और आइसोलेट करना। ब्रावो भाई, कमाल कर दिया तुमने तो भाई। फेंगयुआन ने स्लोली क्लैप करा, लेकिन वो कहता है फेंगयुआन, लेकिन लगता है मूव कंप्लीट नहीं था ये। तुम्हारे सामने वाली स्टार कंस्टेलेशन और जेनेसिस लोटस पीक स्टेट में है, लेकिन वो डिस्टेंट और लाइफलेस फील होते हैं, जैसे वो सोललेस हैं। रेड लोटस डीमन वेनेबल एक टाइम पर एक एरा का ग्रेटेस्ट जीनियस माना जाता था। एक ऐसा टैलेंट जो मिलियंस ईयर में एक बार मिलता है वेनरेबल्स के बीच। लेकिन इस मोमेंट उसने फेंगयुआन और खुद के बीच को डिफरेंस देखा, मतलब खुद के बीच और फेंगयुआन के बीच साफ साफ डिफरेंस फील करा कि क्या दिक्कत है। रेड लोटस कहता है, प्रीमोडियल तुम सही थे, लेकिन मुझे अपने चॉइसेस का रिग्रेट नहीं है, तुम सही हो। ये बस ऑटो एक तरीके से ऑटोमेटॉन्स हैं जो कि मेमोरीज और कुछ विल पर रन करते हैं। ये सेफ्टी मेजर है ताकि अगर तुम हम में से किसी को भी मार दो तो मेन बॉडी अफेक्ट ना हो। फेंगयुआन हंसा और कहा, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, तुम्हारे पास विल बची थी, इसलिए तुम अपने प्रेजेंट सेल्फ को पास्ट बॉडी में टेलीपोर्ट कर सकते हो। लेकिन बाकी वेनरेबल वो थोड़ी ना कर सकते हैं, अपनी सोल थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट करेंगे। बॉडी यहाँ पे रहेगी मानते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं मानते हैं, लेकिन सोल या विल या ऐसा कुछ थोड़ी ना ट्रांसफर करेंगे। लाइफलेस या सोललेस लगती है जो दोनों बॉडी तुम्हारे आसपास है, यानी ये जेनेसिस लोटस और स्टार कंस्टेलेशन की। क्योंकि 4 डिफरेंट टाइमलाइन के लिए रिवर ऑफ टाइम के फ्लो की स्पीड अल्टर नहीं कर सकते तुम, है ना? इतने सारे थोड़ी ना कर दोगे कि मेरी टाइमलाइन को भी इधर ले आओगे, अपनी स्टार को भी ले आओगे, जेनिस को भी ले आओगे, खुद भी आ जाओगे। ऐसे थोड़ी ना चारों टाइमलाइन चारों वेरिएबल के लिए एडजस्ट कर दोगे, हलवा थोड़ी ना है। ये एक और सीक्रेट था जो रेड लोटस फेंगयुआन से हाइड करना चाहता था। अगर फेंगयुआन को पता चल जाता कि टाइम रेट सेम है, इसका मतलब हर सेकंड जो वो यहाँ सर्वाइव करेगा उतने टाइम में जायंटसन बाहर से हेल्प कर सकता है। अगर टाइम स्लो होता तो फेंगयुआन के पर्सपेक्टिव से जायंटसन को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। इसलिए रेड लोटस चाहता था कि फेंगयुआन डेस्परेट होकर एस्केप करने की कोशिश करे। फेंगयुआन ने बैक टर्न करी और कहा, एक चीज़ और वैसे रेड लोटस। और फेंगयुआन ने फिंगर स्नैप करी, स्नैप आवाज आई, पूरा धार्मिक व्हील डिफरेंट पाथ की लाइट से शाइन करने लग गया। दाव की साउंड एको होने लग गए, व्हील टर्न होने लग गया। पहले व्हील स्लोली यहाँ पे थोड़ा सा रफली स्पिन हुआ, लेकिन स्पीड बढ़ने के साथ स्मूथ और फास्टर हो गया। डिफरेंट लाइट यहाँ पे मिक्स होने लग गई, व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन बनने लग गया। जब व्हील मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच गया, सारे कलर और पाथ मर्ज होके स्काई में एक जाइंट यिंग एंड यांग सिंबल बन गए। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है, क्योंकि तुम सिर्फ विल लाए हो जो रियल वर्ल्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इस वॉइड स्पेयर के सीक्रेट्स तुम सबकी डेथ के बाद रिवील नहीं होंगे। और गुड बाय। और हाँ, थैंक यू रेड लोटस डीमन वेनेबल, बाय बाय। धार्मिक यिन एंड यांग विल ने 3 वेनेबल पर पुलिंग फोर्स लगाना स्टार्ट करा। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे जाइंट एक तरीके से सेंट्रीफ्यूज में है वो। उनके दामाक उनकी बॉडी से स्लोली एकदम हटने लग गए। रेड लोटस यहाँ पे चिल्लाया, नहीं। रेड लोटस यहाँ पे पेन में एकदम चिल्लाने लग गया। उसकी बॉडी बनाने वाले टाइम पाथ दामाक फोर्सफुली एक एक करके एक्सट्रैक्ट होने लग गए। रेड लोटस फाइट करने की कोशिश करता, लेकिन इनविजिबल हेवन पाथ दामाक थ्रेड ने उसे टाइट एकदम पकड़ लिया था। बाकी दोनों वेनेबल के साथ भी सेम सीन हुआ। रेड लोटस पेन में एकदम सोल्यूशन ढूंढने लग गया, तब एक सिंगल लीफ धार्मिक येन एंड यांग व्हील पर गिरा, मतलब एक लीफ गिरा और पूरा व्हील इंस्टेंटली स्टॉप हो गया। रेड लोटस, जेनेसिस लोटस और स्टार कंस्टेलेशन एकदम से इस लीफ की वजह से फ्री हो गए। फेंगयुआन की आइज भी थोड़ी बहुत क्लोज्ड हो गई। फेंगयुआन कहता, एक और रेसिस्ट नहीं कर पाए। मुझे पता था तुम इतनी इजीली नहीं मरोगे। जैसे ही फेंगयुआन ने कहा, धार्मिक यिन एंड यांग व्हील के ऊपर से 2 मैन डिसेंड हुए। 2 मैन यानी 2 लोग आए। दोनों क्लाउड्स पर फ्लोट कर रहे थे। पहला पर्सन था, उसकी जो बियर्ड थी शिफ्टिंग क्लाउड जैसी थी, उसका ऑरा एक स्कॉलर जैसा था। दूसरा मैन जेंटल और शांत था, उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर थे और उसने लाइट क्लोथिंग पहनी हुई थी और ट्रैवलर जैसा लग रहा था। उसकी आइज में सबके लिए एक तरीके से कंपैशन था। दूसरे मैन के फिंगर्स के बीच लीव्स थे जिन्हें उसने कैजुअली ब्लो कर दिया। फेंगयुआन कहता, हाँ, तुम दोनों को डेड ही रहना चाहिए था। प्रीमोडल ओरिजिन और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेबल। प्रीमोडल ओरिजिन और पैराडाइज अर्थ दोनों आ गए थे और इन दोनों की वजह से जो धार्मिक व्हील था वो रुक गया था और बचा लिया भाई। कौन कौन टपक रहा है, कैसे टपक रहा है, अब आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज को क्लियर कर देता हूँ, ये लोग अभी भी उसी अलग टाइमलाइन के अंदर है जो कि रेड लोटस ने बनाई थी, ठीक है? वही टाइमलाइन के अंदर है और इस पूरी टाइमलाइन को फेंगयुआन के धार्मिक व्हील ने कवर कर लिया है और फेंगयुआन के एक तरीके से पूरा का पूरा डोमेन का मास्टर बन चुका है और जस्ट वो अभी इन सबको एब्जॉर्ब करने वाला था। लेकिन वो तो क्या बोले, अपने फाउंडर यानी प्रीमोडल ऑरिजिन इमॉर्टल वेनेबल वो आ गए और साथ में अपना टकला यानी पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेबल वो भी आ चुका था, जिसने धार्मिक व्हील को बस एक
पत्ते से रोक दिया, पता नहीं कैसा अटैक था, उस पत्ते से रोक दिया पूरे धार्मिक व्हील को, जिससे ये पूरे एब्ज़ॉर्ब होने से बच गए थे। यानी अपनी स्टार कंस्टेलेशन जेनेसिस लोटस और रेड लोटस बच गए थे, एब्ज़ॉर्ब होने थे, वरना फेंगुइन को पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेता। अब आगे देखते हैं। वो दोनों प्रिमोडल ऑरिजिन इमॉर्टल वेनेबल और पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनेबल थे, यानी अपने फाउंडर और टकला। जेनेसिस लोटस ने एक सिनिस्टर ऑर्ब निकाला और एकदम भाई हंसने लग गया ये ऑर्ब निकालते हुए, और जेनेसिस लोटस ठीक हो गया क्या, पता नहीं कैसे, देखते हैं आगे। जेनेसिस लोटस कहता है, ओ फेंग युआन, पैराडाइस अर्थ ने मुझे कन्विंस किया कि तुम्हें रिडेम्पशन का एक और चांस दिया जाए। फेंग युआन ने अपनी आइज पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था जो उसके सामने था, और फेंग युआन भाई उस गू को देखते हुए हिल गया, क्योंकि ये गू अभी अपने जेनेसिस लोटस ने निकाला था। इस गू का नाम था ईविल गू, और फेंग युआन कहता है, क्या ये ईविल गू है? ये वही लेजेंडरी इमॉर्टल गो था जो लेजेंड्स ऑफ फ्रेंजू के अंदर मेंशन था, और पहली बार ऑथर यहाँ पे फिर से घुसा रहे हैं द लेजेंड्स ऑफ फ्रेंजू को। फिर से क्या मतलब, ओरिजिनल के अंदर था लेकिन अब ये फैन मेड है, इसके अंदर भी आ चुकी है। देखते हैं आगे क्या होगा। चैप्टर 6 सेक्शन 1। सेल्फ गो को हर जगह सर्च करने के बाद रेंजो और उसके बच्चे फाइनली उस रिवर ऑफ टाइम में उसके ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस के एक पीस पे ढूंढने में सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं बता देता हूँ, रेंजो और उसके बच्चे यहाँ पे सेल्फ गो को ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रेंजू ने उसे अपने हाथ में पकड़ा। यहाँ पे रेंजू कहता है, सेल्फ गो इतना छोटा होता है क्या? तो कॉग्निशन गो आया और कहा, हेवन और अर्थ की नज़र में एक सिंगल सेल्फ एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। रेंजो डिसअपॉइंटेड हो गया। रेंजो कहता है, मैंने इतना टाइम अपने सेल्फ को फाइंड करने में लगाया, लेकिन इतना मतलब इतना इनसिग्निफिकेंट निकला, इतना छोटा निकला। सेल्फ को मुझे फेट से फ्री होने में कैसे हेल्प करेगा? रेंजू का हार्ट एकदम रो पड़ा भाई। उसे लगा कि उसकी फैमिली कभी यूनाइटेड नहीं होगी, फेट से फ्री नहीं होगी। कॉग्निशन को कहता है, ओह ह्यूमन, एक सिंगल सेल्फ हेवन और अर्थ के लिए इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन खुद को ग्रो करने का एक वे है। मतलब तुम इससे खुद को ग्रो कर सकते हो, सेल्फ को ग्रो कर सकते हो। रेंजो एक्साइटेड हो गया। रेंजो कहता है, जल्दी बताओ। कॉग्निशन को कहता है, कर्मा दाव का तरीका है कॉज और इफेक्ट हैंडल करने का। गुड कर्मा बनाना लॉन्ग और हार्ड होता है, लेकिन बैड कर्मा क्विक और इजी होता है। दोनों तुम्हारे सेल्फ गु को ग्रो करने देंगे। रेंजो को समझ आ गया। रेंजो कहता है, समझ गया, गुड और बैड कर्मा कैसे एक्वायर करते हैं फिर? कॉग्निशन को कहता है, अगर जानना है तो गुड और इविल गु को ढूंढो, क्योंकि कॉग्निशन गुड और बैड के बीच डिफरेंस नहीं करता है, मतलब उसे डिफरेंस नहीं पता है गुड और बैड के बीच। इसलिए रेंजो और केयर फ्री विजडम हार्ट, उसकी बेटी और ग्रेट स्ट्रेंथ मार्शल ने, यानी उसके बेटे ने, तीनों मिलके गुड और इविल गु को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ग्रेट स्टंट रो मार्शल यहाँ पे थक गया। ग्रेट स्टंट रो मार्शल कहता है, हम गुड और इविल गू को कैसे ढूंढेंगे? तीनों रुककर सोचने लग गए। तब केयर फ्री विजडम हार्ट को आइडिया आया। केयर फ्री विजडम हार्ट कहती है, मैंने बुक माउंटेन में पढ़ा था कि रूल्स और रेगुलेशन गो गुड और इविल गू के अच्छे फ्रेंड्स हैं। केयर फ्री विजडम हार्ट आगे कहती है, हमें पता है रूल्स और रेगुलेशन गो कहाँ रहते हैं, तो वहीं ट्राई करते हैं। कोई बेटर ओपिनियन तो था नहीं, या ऑप्शन भी नहीं था, तो क्या करें? रेंजो और उसके चिल्ड्रंस उस माउंटेन केव की तरफ गए जहां रेंजो पहली बार डेस्परेशन में क्लाइम किया था। केव पहुंचने पर उसने 4 गू को बात करते देखा। रूल्स गू कहता है, ओह ये ह्यूमन है। रूल्स गू आगे कहता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम सरवाइव करोगे ह्यूमन। एक मिस्टीरियस गू बोला, ये वही ह्यूमन है जिसके बारे में तुम बता रहे थे ना, ये वही है ना? रेगुलेशन को कहता है, हाँ ये वही है। रूल्स गो रेंजो ने देखा, मतलब रेंजो को देखा, रेंजो की तरफ देख लिया रूल्स गो ने। यहाँ पे रूल्स गो कहता है, तुम रूल्स जानते हो, एक बार हमें लूज करने के बाद हम कभी तुम्हारे लिए वैसे काम नहीं करेंगे। चले जाओ, वरना हम अपने रूलिंग्स इन्फोर्स करेंगे। तो रेंजो यहाँ पे कहता है, ओ रूल्स और रेगुलेशन गो, तुम्हारे वर्ड्स मुझ पर बाइंडिंग हैं। मैं तुम्हें लेने नहीं आया यहाँ पे, मैं बस तुमसे गुड और इविल गो का रास्ता पूछने आया हूँ। रूल्स और रेगुलेशन गो शॉक्ड हुए। रूल्स गो कहता है, तुम गुड और इविल गो के बारे में जानना चाहते हो? रेगुलेशन को कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, वो अभी यहीं पर हैं। जो 2 गु और भी यहाँ पे थे, जो 2 गु रूल्स और रेगुलेशन गु के साथ बात कर रहे थे, यहाँ पे 2 और भी थे, वो इंटरेस्टेड हुए। ये थे गुड और इविल गु। गुड और इविल गु कहते हैं, तो तुम गुड और इविल का डिफरेंस जानना चाहते हो? दोनों को एक साथ बोले। गुड और इविल एक साथ ही बोलते हैं, तो एक साथ ही ये बोले,
रूल्स और रेगुलेशन गू की तरह हमारा नाम कॉल करने वाला कोई रूल यहाँ पे है नहीं, सिंपल है क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद होगा रूल्स और रेगुलेशन गू को पाने का तरीका ये था कि रेंजो को यहाँ पे भाई नाम पुकारने पड़े थे, उनका असली नाम लेना पड़ा था, तब जाके रूल्स और रेगुलेशन गू उसके पास आए थे जब उसने नाम लिया था। लेकिन गुड और इविल को कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारा अलग मैटर है। गुड और इविल को कहता है हमारी कंडीशन सिंपल है। रेंजू को अपनी लक पर बिलीव नहीं हुआ। रेंजू कहता है सोचा नहीं था हम गुड और इविल से मिल जाएंगे, कितना अच्छा लक है। केयर फ्री विजडम हार्ट कहते हैं तुम्हारी कंडीशन क्या है वो बताओ। दोनों गु हंसे। दोनों गु कहते हैं सिंपल है, तुम्हें अपने एक चाइल्ड को कंज्यूम करना होगा। रेंजू तो भाई कहता है आउटरीजियस। रेंजू को लगा कि गु उसे ट्रिक कर रहे हैं, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन गु ने बोला वो झूठ नहीं बोल रहे हैं गुड और इविल वाले। गुड और इविल कहते हैं हाँ हाँ ह्यूमन क्या करोगे तुम, अगर चूज नहीं किया तो तुम कभी भी गुड और इविल को सेपरेट नहीं कर पाओगे। रेंजू और उसके चिल्ड्रंस यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टेड थे। ग्रेट रेस्टोरेंट रूम मार्शल ने कहा फादर जरूरी है वो करो जो जरूरी यहाँ पे है वही करो, हम तुम्हें थोड़ी ना ब्लेम करेंगे फादर आपको। केयर फ्री विजडम हार्ट भी एग्री कर गई, इसलिए रेंजू के लिए चॉइस और डिफिकल्ट बना दी। तो गुड और इविल को कहते हैं 10 सेकंड में चूज करो अभी के अभी। 10, 9, 8। रेंजो ने ग्रेट ईस्टर्न ट्रू मार्शल की आईज में देखा, उसमें पेन फियर रिग्रेट नहीं था, मतलब पेन फियर और रिग्रेट नहीं था। ग्रेट ईस्टर्न ट्रू मार्शल ने कहा एक मैन को पता होना चाहिए कब दूसरे के लिए अपनी लाइफ देनी है। 7, 6, 5। रेंजो ने अपनी यंगेस्ट डॉटर की तरफ भी देखा। केयर फ्री विजडम हार्ट कहती है जब हेवेंस फॉल करे और स्काई क्रम्बल हो, हर पर्सन का ड्यूटी है क्लैमिटी रोकने के लिए अपना सब कुछ दे देना। 4, 3, 2। रेंसू कंप्लीटली ब्रोकन था, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लव करता था, उन्होंने उसके हर्ट की लोनलीनेस फील करी थी। 1 और 0। रेंजू कहता है मैं खुद को चूज करता हूँ। रूम में साइलेंस छा गया, डिंग 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 आवाज आई। एक काम और मेलोडिक वॉइस ने रेंजू के ईयर्स में एकदम से गुनगुनाना शुरू कर दिया। तभी आवाज आई, गुड गु कहता है, अच्छा वाला गु कहता है। पहले ये दोनों एक साथ बात करते थे लेकिन पता नहीं कैसे सेपरेट हो गए। तभी गुड गु कहता है, शायद इसीलिए सेपरेट हुए क्योंकि रेंजो ने सही चॉइस करी थी। गुड गु कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने राइट आंसर चूज करा, यानी राइट सही आंसर चूज करा है। गुडगु आगे कहता है किसी और के लिए अपनी लाइफ देने से बड़ा गुड और क्या होता है। ईविल गु कहता है और किसी और की लाइफ लेकर खुद को बचाने से बड़ा ईविल भी नहीं होता। अब रेंजो की आइज गुड गु और ईविल गु का डिफरेंस देख सकते थे कि कौन सा गु यहाँ पे ईविल है और कौन सा गुड है, क्योंकि पहले दोनों एक साथ बात करते थे एक जैसे दिखते थे तो कैसे पता चलेगा, लेकिन अब साफ साफ पता चल रहा था। ईविल गो सिनिस्टर डार्क रेड ग्लो कर रहा था, गुड गो ब्राइट व्हाइट ग्लो कर रहा था। रंजू कहता है क्या गुड और ईविल ऐसे दिखते हैं। ईविल को कहता है यस और नो, एब्सोल्यूट गुड और एब्सोल्यूट ईविल एग्जिस्ट करते हैं, हम बस उन कॉन्सेप्ट के रिप्रेजेंटेशन हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गुड गु कहता है लेकिन ह्यूमंस हमेशा ग्रे में एक्ट करते हैं, ग्रे ग्रे। कोई ह्यूमन कंप्लीटली गुड नहीं होता और कोई कंप्लीटली इविल नहीं होता। रेंजो और उसके बच्चे डीपर बॉन्ड के साथ केव से निकले। गुड और इविल को कहते हैं याद रखना ह्यूमंस, अब जब तुम गुड और इविल का डिफरेंस जानते हो, जजमेंट गो कंटिन्यूसली तुम्हें ऑब्जर्व करेगा, वो तुम्हें जज करेगा। वापस वॉइड स्पेयर में देखते हैं। जेनेसिस लोटस कहता है, यानी दोबारा से वही सीन आ चुका है। अरे पता नहीं कैसे उसने बनाई है, लेकिन अच्छी लगी, मेरे को अच्छी लगी ये चीज़। आगे देखते हैं। जेनेसिस लोटस कहता है इंडीड ये इविल को है। रिबी एक तरीके से रेट बी। अब आगे देखते हैं। रेट्रीब्यूशन और जजमेंट गो के साथ हम कंबाइन करके हम किलर मूव बना सकते हैं। जेनेसिस लोटस ने 2 गो और निकाले। जेनेसिस लोटस कहता है सब जुगेटिंग इविल थ्रू अटोनमेंट, प्रिपेयर योरसेल्फ फेंक्युआन। और भाई ये उसके लास्ट शब्द थे क्योंकि अब यहाँ पे इमॉर्टल किलर मूव यूज हुआ। सब जुगेटिंग इविल थ्रू अटोनमेंट। फेंग्युआन कहता है अच्छा। फेंग्युआन ने कहा ले आओ ब्रिंग इट ऑन, सह लूंगा। सडनली ऊपर से एक ग्रैंड गेट ने फेंग्युआन के धार्मिक व्हील को एकदम छेद डाला। व्हील यहाँ पे एकदम भाई फ्रैक्चर कर गया, गेट के डोर्स यहाँ पे ओपन हो गए, चेन्स फेंग्युआन की तरफ फ्लाई हो गई। फेंग्युआन ने गेट पर किलर मूव की बैरिज भेजी। इमॉर्टल किलर मूव डे ब्रेक टरेंट। इमॉर्टल किलर मूव पिंक फॉग ऑफ डाउन माउंटेन एंड साउंड। इमॉर्टल किलर मूव 7 कलर रेनबो स्वॉर्ड। सारे मूव चेन्स और डोर से एकदम भाई घुस गए लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए। जल्दी फेंग्युआन के हाथ पैर सब यहाँ पे चेन में बंद हो गए, वो उसे अंदर खींचने लग गए। फेंग्युआन एकदम हट हट करने लग गया। फेंग्युआन ने और किलर मूव ट्राई करे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी यहाँ पे प्रीमोडल की साइड से एक आवाज आई। प्रीमोडल ओरिजिन यानी अपने फाउंडर कहते हैं यूजलेस है, बस अपना फेट एक्सेप्ट करो फेंग्युआन।
होपफुली तुम एक बेटर मैन बन के बाहर आओगे। वॉइड स्पेयर के बाहर स्टार कंस्टेलेशन जेनेसिस लोटस साइड बाय साइड खड़े थे। वो एक एक तरीके से क्राइस्टेलिंग ब्लैक स्पेयर प्रोटेक्ट कर रहे थे। वॉइड स्पेयर नेचुरल टाइम और स्पेस फ्लो में से बाहर था, लेकिन उसे मेन टाइमलाइन से कनेक्टेड रहने के लिए एक मतलब एक थ्रेटर चाहिए था, कोई एक ऑब्जेक्ट जो दोनों को कनेक्ट करके रखे, क्योंकि ये टाइमलाइन अलग है। लेकिन अगर मान लो पूरी टाइमलाइन ही अलग करके एकदम कनेक्ट ही छोड़ दोगे, तो अगर फेंगियोन वहाँ पे मरेगा भी तो असली वाला थोड़ी ना मरेगा। इसलिए इस टाइमलाइन को कनेक्ट भी कर रखा है, थोड़ा-सा आइसोलेट भी कर रखा है। नेचुरली स्टार कंस्टेलेशन जेनेसिस लोटस इसे मतलब इसे जायंट सन से प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जायंट सन इस चीज़ को तोड़कर दिक्कत दे सकता था। जायंट सन कहता है फेंगयुआन और रेड लोटस कहाँ गए? जायंट सन आंसर डिमांड कर रहा था। जेनेसिस लोटस कहता है तुम्हारा कंसर्न नहीं है। जायंट सन कहता है देखते हैं। जायंट सन ने लक पाथ टेलेमूव एक्टिवेट करा। आई रिसाइड इन ऑल लिविंग बीइंग्स एंड हेवन एंड अर्थ। वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था, रियल फाइट के लिए भी रेडी था, लेकिन अटैक करने से पहले स्टार कंस्टेलेशन ने हैंड वेव करा। एक स्टोन कॉरिडोर ओपन हो गया। अंदर उसने लाइट टेम्परर और हाई लॉलन को देखा। वो एक लार्ज क्योस स्टैंड के अगेंस्ट डेस्परेटली फाइट कर रहे थे। स्टार कंस्टेलेशन कहती है हमसे फाइट स्टार्ट करने से पहले वहाँ की सिचुएशन देख लो। जायंट सन कहता है तुम यहाँ पे ब्लैकमेल करा जा रहा था। जायंट सन यहाँ पे स्पीचलेस हो गया था। वो दोनों उसके ब्राइटेस्ट डिसेंडेंट्स थे और उसकी टर्निंग पॉइंट की होप रिप्रेजेंट करते थे। जायंट सन कहता है तुम क्या करना चाहती हो स्टार? स्टार कहती है कुछ नहीं, ये रेकलेस सेवेज डीमन वेनेबल का अरेंजमेंट है। मुझे बस इतना पता है कि इसमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो वेनेबल्स को भी मूव कर सकती है। जायंट सन हेजिटेट कर रहा था, ये ट्रैप भी हो सकता था, लेकिन उसने देखा कि लाइट टेम्पर और हाई लेवल ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। जायंट सन कहता है मैं वापस आऊँगा। ट्रैप से वेरीफाई करने के बाद वो दोनों को हेल्प करने के लिए रश कर गया, यानी वो बचाने चला गया अपना जायंट सन। जैसे ही जायंट सन एंटर हुआ, स्टोन कॉरिडोर यहाँ पे क्लोज हो गया, लेकिन वो वरिड नहीं था, क्योंकि उसने अपस्लोप रोड के टॉप लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए मार्क छोड़ा था। स्टार कंस्ट्रक्शन कहती है अब जायंट सन भी साइड हो चुका है। स्टार ने एम्प्टी स्पेस की तरफ देखा। स्टार कहती है अब बाहर आओगे स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनेबल, या देखते रहोगे? और या मैं ये कहूँ कि ये स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनेबल नहीं, या कहना चाहिए हेवेंसविल है। स्पेस क्रैक हुआ, एक हैंडसम फिगर रिवील हुआ। उसने लॉन्ग कोट पहना हुआ था और उसका लुक एकदम बढ़िया था और बहुत अजीब लग रहा था। पेल एकदम कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद है, ऐसा लग रहा था कोई डेथ वाला मतलब मर चुका इंसान हो। जैसे किसी को एक तरीके से एस्ट्रिक्रेट की कॉप्स परफेक्ट कंडीशन में प्रिजर्व की गई हो। वो स्टार कंस्टेलेशन और जेनेसिस लोटस के सामने खड़ा था। ऑब्वियसली ये हेवेंसविल था जो स्पेक्टर सोल डीमन वेनेबल को पोजेस कर रहा था। हेवेंसविल कहता है इम्प्रेसिव, तुमने मेरी प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली और आइडेंटिटी भी फिगर आउट कर ली। हेवेंसविल एक तरीके से अम्यूज्ड लग रहा था। हेवेंसविल कहता है मैं तुम्हें अपलाउड करता हूँ, लेकिन सैडली ये मुझे कन्विंस नहीं करता। स्टार कंस्टेलेशन बोलने लग गई इतनी जल्दी डिसमिस मत करो। हमने फेंगयुआन को करंटली ट्रैप कर रखा है। उसने वॉइड स्पेयर की तरफ पॉइंट करा। स्टार कंस्टेलेशन कहती है मैं एक डील एक तरीके से प्रपोज करती हूँ, एक तरीके से तुम्हारे सामने रखती हूँ। हेवेंसविल कहती है मैं सुन रहा हूँ। स्टार कंस्टेलेशन कहती है फेंगयुआन को किल करने के बाद तुम ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट मिलियन ईयर तक सोल डोमिनेंट फोर्स रहने दोगे, यानी ह्यूमैनिटी ही आगे रहेगी। स्टार कंस्ट्रक्शन आगे कहती है उसके बाद हम रेकलेस और थीविंग हेवन लिमिटलेस स्पेक्टर सोल और ऑब्वियसली फेंगयुआन जैसे थ्रेट्स को दोबारा अपीयर होने से रोकेंगे। स्टार कंस्ट्रक्शन आगे कहती है एक्सचेंज में ह्यूमैनिटी को कंटिन्यूड सक्सेस रहनी चाहिए और हम इन सबको रोक देंगे। हेवेंसविल ने थोड़ा सा एकदम सोचा और कहा इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों है? मैंने अपनी मोस्टली स्ट्रेंथ रिगेन कर ली और फेंगयुआन को इजीली वाइप कर सकता हूँ। स्टार कंस्ट्रक्शन कहती है इंडीड तुम फेंगयुआन को वाइप कर सकते हो, लेकिन अगर जायंट सन भी ऐड हो जाए तो, या रेकलेस ऐड हो जाए तो, और अगर हम ही लोग ऐड हो जाए तो। और भाई स्पार्क्स फ्लाई होने लगे। स्टार कंस्ट्रक्शन ने देखा। हेवेंसविल कहती है अच्छा तो तुम सब रोकोगे? तुम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हुए मुझे थ्रेटन भी कर रही हो। बोल्ड मूव है पर स्टूपिड भी है। हेवेंसविल की आइज यहाँ पे छोटी हो गई। स्टार कंस्ट्रक्शन कहती है हमें अंडरस्टिमेट मत करो हेवेंसविल, सिर्फ मैं और जेनेसिस लोटस भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी सबको तो छोड़ ही दो। हमारे साइड पर इजीली 4 वेनेबल की स्ट्रेंथ है। क्या तुम रोक सकते हो? हेवेंसविल का एक्सप्रेशन सीरियस हुआ। हेवेंसविल कहता है तुम मुझे फेंगयुआन के लिए थ्रेटन कर रही हो। स्टार कहती है क्या हमारी डील हुई या नहीं ये बताओ। दोनों के बीच की इंटेंस टेंशन देखकर जेनेसिस लोटस को भी पसीने आने लग गए। हेवेंसविल हंसा हा 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 करके। हेवेंसविल बहुत जोर से हंसा। हेवेंसविल कहता है शायद अर्थ तुम लाइफ फॉर्म के बारे में कंप्लीटली रॉन्ग नहीं था। चलो टर्म्स डिस्कस करते हैं, यहाँ से दूर चलते हैं। हेवेंसविल ने स्पेस में क्रैक टीयर कर दिया। अंदर एक स्मॉल लग्जूरियस रूम था, टेबल और मतलब चेयर्स के साथ था। स्टार कंस्ट्रक्शन ने हेवेंसविल के साथ अंदर चली गई।
जेनेसिस लोटस अकेला वॉइड स्पेयर गार्ड करने के लिए रह गया, और यहाँ पे अकेला वो सही भी था क्योंकि जायंटसन तो अब यहाँ पे आएगा नहीं, वो भी चला गया है। और फेंगयुआन का क्या होगा? क्या फेंगयुआन का गेम बच चुका है? पता नहीं भाई। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।